अगर आप फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो क्लास 11th का पेपर 2 का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड खोल लीजिए और वहां से सेक्शन ओपन कर लीजिए कैपिलरी राइज। इस सेक्शन में हम एक छोटा सा इंसर्शन करने वाले हैं जिससे कि आपको एक फंडामेंटल फॉर्मूला मिलेगा। उससे फायदा यही होगा कि क्वेश्चन जब इस तरह का होगा, नॉट सो कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए आपको एक नया फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उस सेक्शन में वो ज़्यादा फंडामेंटल फॉर्मूला होगा। ये क्वेश्चन जो है ये लिया गया IIT JEE एडवांस्ड 2014 से। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसे सॉल्व करते हुए हम लोग उस इंसर्शन को करेंगे। तो सवाल में कहा गया है कि एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब है, ये वो ग्लास कैपिलरी ट्यूब है। होता क्या है, कैपिलरी ट्यूब जब इंसर्ट कर देते हैं हम लोग लिक्विड में, तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है, इस कैपिलरी का भीतर जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है, बाहर जो फ्री सरफेस होता है, उनके लेवल में अंतर हो जाता है। वो या तो ऊपर चढ़ जाता है या फिर वो नीचे चला जाता है। ये डिपेंड करता है जिस मटेरियल से कैपिलरी को बनाया गया है उस मटेरियल के साथ उस लिक्विड का किस तरह का रिलेशन होता है, उनके मॉलिक्यूल्स किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। ग्लास और पानी के केस में क्या होता है कि ग्लास मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है, जिसके कारण कि भीतर कैपिलरी के भीतर का जो पानी रहता है उसका फ्री सरफेस ऊपर चला जाता है। इस तरह से उसका राइज होता है, इसी को कैपिलरी राइज कहा जाता है। तो इसी के साथ एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन। तो एक ऐसा कैपिलरी ट्यूब है जिसका शेप एक कोनिकल शेप है। नॉर्मली जब कैपिलरी राइज की बात हम करते हैं, उस सेक्शन में हम पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर जो कैपिलरी होता है वो सिलिंड्रिकल होता है और उसी को बेस बना के ये पूरा डेरिवेशन है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा मॉडिफिकेशन अगर हम लोग कर लेते हैं तो फिर हम किसी भी तरह का कैपिलरी शेप, किसी भी तरह का कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, अगर वो कॉनिकल भी रहे तो भी हम बड़े आसानी से चीज़ों को डिराइव कर पाएंगे, चीज़ों को पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा कॉनिकल कैपिलरी है जिसका एपेक्स एंगल अल्फा है और नीचे से थोड़ा सा कटा हुआ है ताकि यहाँ से फ्लूइड फ्लो करे, लिक्विड फ्लो करे, यहाँ से अंदर जाए लिक्विड, नीचे से थोड़ा सा कटा हुआ है। तो एक बार मैं उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं इसे एक बार इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला कैपिलरी है और यहाँ पर एपेक्स एंगल यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल अल्फा कहा गया है और यहाँ से मान ले कटा हुआ है, यहाँ से इस तरह से ये कटा हुआ है, ठीक। एपेक्स एंगल अल्फा है। अब ऑब्वियसली जो दो क्रॉस सेक्शंस होंगे, जो टू एंड्स जो है, दोनों एंड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है या क्रॉस सेक्शन का रेडियस जो है वो अलग अलग होगा। ऑब्वियसली अलग अलग होगा क्योंकि कॉनिकल शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है नहीं। व्हेन डिप्ड इन वाटर वर्टिकली, इस तरह से जब हम पानी में इसे डुबो देते हैं तो वाटर राइजेज इन इट टू अ हाइट h हाइट तक पानी ऊपर चढ़ जाता है। फाइन। वेयर द रेडियस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज b, इसका क्रॉस सेक्शन मतलब किसका, जहां तक पानी चढ़ा है, जहां तक पानी चढ़ा है यानी यहां इस जगह पे इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो रेडियस है r। अगर इस तरह से आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो आपको एक सर्कल मिलेगा। यहाँ पर पानी का जो मेनिस्कस बन रहा है वो सर्कुलर दिखेगा ऊपर से। वैसे ये पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट होता है मेनिस्कस, कॉन्केव मेनिस्कस बनता है जब ये ग्लास हो और ये पानी हो, ठीक है। तो उसका जो रेडियस बन रहा है वो रेडियस जो है वो b कहा गया है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज s, तो पानी का सरफेस टेंशन कहा गया है s है। इट्स डेंसिटी इज रो, इसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कहा गया है रो है, ठीक। यहां पर मैं कह दूं कि ये इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज b, दैट रेडियस इज b, ठीक है। इट्स कॉन्टैक्ट एंगल विद ग्लास इज थीटा, पानी का कॉन्टैक्ट एंगल ग्लास के साथ थीटा है। कॉन्टैक्ट एंगल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मान ले ग्लास का स्लैब है, अगर आप यहाँ पर पानी रखते हैं या पानी का बूंद रखते हैं तो पानी का बूंद कुछ ऐसा शेप लेता है,
बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होता है, क्योंकि ग्लास का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है, ये एंगल जो बनता है, दैट एंगल लेट अस से थीटा, इसी को कांटेक्ट एंगल कहा जाता है, जो कि ग्लास के सरफेस के साथ पानी का सरफेस जो एंगल बना रहा है, इनिशियल एंगल जो बना रहा है, उसी को कहा जाता है कांटेक्ट एंगल। ठीक, वो गिवन है थीटा है। द वैल्यू ऑफ एच, ये जो वैल्यू एच का वैल्यू है, ये वैल्यू हमें पता करना है। देखिए, जो फंडामेंटल डेरिवेशन है, जो कि हम स्फेरिकल कैपिलरी के लिए हम डिराइव करते हैं, ये जो हाइट होता है, इस हाइट को जो डिराइव करते हैं, जो कि आपको इस सेक्शन में क्लियरली दिखता है। अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो मैं एक बार उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इंडिकेट कर रहा है जो सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसका दो एंड को ये इंडिकेट कर रहा है। अब मेनिस्कस भी बना लेते हैं। ये जो सेक्शन है, ये मेनिस्कस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। यहाँ पर अगर मैं कांटेक्ट एंगल को देखता हूँ, तो ये जो कांटेक्ट एंगल है, यहाँ पर मुझे ये कांटेक्ट एंगल ये मिल जाएगा, कांटेक्ट एंगल। ठीक, इसे मैं थोड़ा बोल्ड कर दूं, और कहा गया है कि जो कांटेक्ट एंगल है, दैट कांटेक्ट एंगल इज थीटा। फाइन। वैसे इस सिचुएशन के हिसाब से हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम जनरल सिनेरियो के तौर पे ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि हम लोग साधारणतः करते हैं सिलिंड्रिकल कैपिलरी के लिए। उसके बाद हम लोग वहाँ पर चले जाएंगे थोड़ा मॉडिफिकेशन के बाद। अब क्या कहा जाता है इसमें कि ये जो है, ये इसका रेडियस ऑफ कार्वेचर है। ये जो मेनिस्कस बन रहा है, उसका रेडियस ऑफ कार्वेचर ये है। ऑब्वियसली वो जिस स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर का रेडियस है ये। लेट अस से दैट इज आर। फाइन। जो जनरल फार्मूला होता है इस तरह का राइज के लिए, इस हाइट को पता करने के लिए, वो जनरल फार्मूला होता है h इज इक्वल टू जिस हाइट तक ये चढ़ता है इस सिलिंड्रिकल कैपिलरी के भीतर, वो होता है h इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन। ये बड़े आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं। इसके डेरिवेशन का जो वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। एडू पॉइंट में है वो वीडियो। सो 2s डिवाइडेड बाय r रो g। यहाँ पर r जो होता है, ये r होता है रेडियस ऑफ कार्वेचर। ये ध्यान रखिए, r रेडियस ऑफ कार्वेचर होता है। सिंपल टर्म में अगर आपको याद रखना है, h रो जी जो कि प्रेशर होता है लिक्विड कॉलम का, h रो जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कार्वेचर। s यहाँ पर सरफेस टेंशन है उस लिक्विड का। फाइन। साधारणतः ऐसे सिलिंड्रिकल कैपिलरी के केस में जो गिवन डेटा रहता है, वो रहता है कि इस सिलिंड्रिकल कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना होगा। यानी कि जो गिवन डेटा होता है, वो गिवन डेटा कुछ इस तरह का होता है। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक मिला दूँ, ये जो रेडियस बन रहा है, तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ, तो ये जो रेडियस बन रहा है, यानी कि ये वाला सेक्शन, कौन वाला सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गिवन होता है। लेट अस से दैट इज ए। एनसीईआरटी में ए दिया हुआ है, इसीलिए मैं ए ले रहा हूँ। यहाँ पर भी ये ए दिया हुआ है। तो अगर ऐसा होता है, तो फिर हम ए और आर के बीच रिलेशन बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो फिर ये एंगल अगर थीटा होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिकॉज दैट इज रेडियस ऑफ कार्वेचर। और ये जो लाइन है, इस सर्कुलर पार्ट पे या स्फेरिकल पार्ट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट है। टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और चूंकि ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये एंगल ऑब्वियसली थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से हम ए और आर के बीच रिलेशन पता करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर, एंड हेंस आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ थीटा। अगर इसी वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हम पाते हैं दैट राइज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर के जगह ए, और यहाँ पर कोसाइन ऑफ थीटा एंड रो एंड जी। और यही वाला फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। सेम यही वाला फॉर्मूला आप इस रो जी को यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दे, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ एस इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए रो जी, दैट इज इक्वल टू हाइट कितना वो ऊपर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है जानते हैं? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो है, ये कोनिकल है, सिलिंड्रिकल नहीं है।
और ये फॉर्मूला आप सिर्फ सिलिंड्रिकल कैपिलरी पे लगा सकते हैं, कोनिकल कैपिलरी पे नहीं लगा सकते हैं। अब ऐसे केस में अगर आप देखते हैं तो हो क्या रहा है, तो अब ये कॉनिकल हो गया। तो कॉनिकल होते साथ इंटरेस्टिंगली ये एंगल जो है इस एंगल के साथ, अगर ये एंगल थीटा गिवन है, अगर ये एंगल अभी थीटा गिवन है, दिस एंगल इज थीटा, ऑब्वियसली यही एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, यही एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। ये लिक्विड यहाँ से जा रहा है, यहाँ ये ग्लास है, तो दोनों का जो सरफेसेस है उनके बीच का एंगल, ये एंगल थीटा है। ये अगर एंगल थीटा होगा तो इस बार हम ये नहीं कह सकते कि ये एंगल थीटा होगा। अब गौर से देखें, हम इस बार ये नहीं कह सकते दिस इज 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन ये वर्टिकल लाइन नहीं है, इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। सो अब इसे हमें अलग से पता करना होगा और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब ये रेडियस b दिया गया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये b है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये थीटा नहीं है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमें पता लगाना है कि ये एंगल क्या होगा। अब अगर आप इस एंगल को पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि ये यहाँ से अगर मैं ऐसे जोड़ देता हूँ इस तरह से, ठीक, इस तरह से जोड़ देने के बाद मैं ये वाला एंगल अगर पता करता हूँ तो अब ये जो टोटल एंगल होगा, ये समेशन ऑफ दीज टू एंगल्स जो भी होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस दैट, हेंस ये हो जाएगा समेशन ऑफ दीज टू एंगल्स। क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन अब परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ ये जो भी एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री माइनस दैट एंगल, हेंस ये होगा दैट एंगल। तो अगर आप इस एंगल को देखते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बार उस मेनिस्कस को ड्रॉ कर लेता हूँ। इस जगह पे मैं उस मेनिस्कस को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा वो मेनिस्कस। तो यहाँ से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से अगर मैं वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ले जाता हूँ, तो मैं ये पाऊँगा कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और मैं ये पाता हूँ कि ये एंगल एपेक्स एंगल का आधा होगा, यानी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 होगा, हेंस ये एंगल भी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो यहाँ पर ये एंगल अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, हेंस हम कह सकते हैं ये समेशन जो है थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी ये एंगल भी थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है। अब यहाँ से आप जब रिलेशन पता करेंगे तो आप ये पाएंगे कि a के जगह पे हम लोग b अगर डाल दें और कोसाइन ऑफ थीटा नहीं बल्कि थीटा के जगह पे अब की बार हम लोग कहेंगे थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ऑब्वियसली a को मैं b कर दूंगा और यहाँ पर ये सब्सटीट्यूटेड हो जाएगा, a के जगह पे b हो जाएगा और यहाँ पर कोसाइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए, अगर मैं सही ऑप्शन देखता हूँ तो सही ऑप्शन ये है। अब जब आप एनसीईआरटी के इस पेज में जाते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि ज़्यादा फंडामेंटल फार्मूला आपको मिलेगा अगर आप यहाँ से इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर ना करें, इस जगह पे इस सब्स्टिट्यूशन को ना करें, बल्कि आप इसे ऐसे ही रहने दें। आप इसे जब ऐसे ही रहने देंगे तो अंततः आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगा, ये फॉर्मूला मिलेगा कुछ इस तरह का। ठीक, तो आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म पे, उसके टर्म पे आपने फॉर्मूला बना लिया। अब उसके बाद आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ बाकी जो भी गिवन डेटा है उसे आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। अब जब आपने इसका सोल्यूशन आपने सॉल्व कर लिया होगा या सोल्यूशन आपने देख लिया पूरी तरह से, अब इस क्वेश्चन को IIT JEE एडवांस्ड का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से एक बार रेट करने की कोशिश कीजिए। और ये जो इस चैप्टर के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग JEE एडवांस्ड का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसे जिस प्लेलिस्ट में रखा जाएगा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।